இப்போ நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னா டெல்லி. तो फिर आप चाहते हैं बीजेपी ना बैडनीटा जी, ये रिजीम चेंज होना चाहिए, बिल्कुल पूरा सिस्टम ऊपर से ही चेंज होना चाहिए, नीचे से चेंज का कोई मतलब ही नहीं है। இப்போ என்னன்னா மோடிக்கு ஆதரவா யார் பேசினாலும் அவங்கள கோடி மீடியா அப்படின்றாங்க. आई डोंट थिंक वी मतलब हमने पहले कभी ऐसा कुछ देखा है, और अगर हमने अपने पेरेंट्स से भी कभी ऐसा नहीं सुना। लास्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हुआ था, कुछ बड़ा जो देश में हुआ था, वो इमरजेंसी थी जो 1975 में लगाई गई। டெல்லியில லைவாவே நீங்க பாத்துட்டீங்க. அவங்க பெல்ட் தான் கவு பெல்ட், வடக்கு பெல்ட், டெல்லி பெல்ட், வடக்கு பெல்ட். நம்ம 1000 கிண்டல் பண்றோம். நம்ம அந்த பெல்ட்லயே மோடிக்கு எவ்வளவு எதிர்ப்பா இருக்குன்றத லைவா ஸ்பாட்ல ஜந்தர் மந்தர்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்றோம். டெல்லியில வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்றோம். கிட்டத்தட்ட போராட்டம் ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டதா சொல்றாங்க. ஆனா உள்ள கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறதா சொல்றாங்க, இல்லைன்னு சொல்றாங்க. ஒரு குழப்பமான சொல்ல இருக்குது. ஈவினிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேரணி இங்க நடக்குது சொல்றாங்க. அது எந்த அளவுக்கு தெரியல. இனிமேல் இப்போ இங்க என்ன நடந்தது, ஈவினிங் 6 மணி பேரணி இருக்கா இல்லையா, இப்போ ராணுவம் கிட்ட குவிக்கப்பட்டிருக்கு. அடக்காலத்துக்காக தமிழ்நாடு இருந்து வந்திருக்கிறோம். ஆனா அங்க நடக்கிற முழு விவரங்கள் தெரியவில்லை. இங்க இந்த பகுதியில் உள்ள கூட இளைஞர்கள் கேட்போம் வாங்க. What's your opinion about this CJP Like I think protest this was a very historical protest. We have been seeing from last 36 days. 36 days. हमने 36 दिनों से जो प्रेस देखा बहुत ही ये प्रोटेस्ट बंदा ना like on 15th of August next month we are going to complete 80 years of independence, and I don't think we मतलब हमने पहले कभी ऐसा कुछ देखा है, और अगर हमने अपने पेरेंट्स से भी कभी ऐसा नहीं सुना। लास्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हुआ था, कुछ बड़ा जो देश में हुआ था, वो इमरजेंसी थी जो 1975 में लगाई गई थी। उसके बाद अगर आज के बाद कभी कोई प्रोटेस्ट का नाम भी लेगा, या हिस्ट्री में किसी प्रोटेस्ट को अगर दर्जा दिया भी जाएगा, तो सबसे पहले इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट की बात ज़रूर होगी। और मैं किसी मतलब CJP या BJP को ऐसे सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े थे, और हम नीट स्टूडेंट्स भी नहीं हैं, हम एक्चुअली लॉ स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट था ये सिर्फ नीट का नहीं था, ये करप्ट और ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने का था, अकाउंटेबिलिटी के लिए था। बैडनीटा आई थिंक नीट एग्ज़ाम तो लगभग हर साल ही लीक होता था, बट डिस्क्लोज इस साल हुआ था, तो अकाउंटेबिलिटी तो बनती थी। और रीनीट करा देने से अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं हुई, रिजिग्नेशन से बनेगी। और जो नए एजुकेशन मिनिस्टर आए हैं उनसे ही थोड़ी हमें वो हैं उम्मीदें। देखिए, यहाँ का इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि नीट पेपर लीक्स हो रहे हैं, तो इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे। बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे थे, तो डिप्रेशन में आ रहे थे, फैमिली प्रेशर, ऊपर से बार बार नीट का पेपर लीक हो जाना। इस वजह से स्टूडेंट्स ने जो है ये प्रोटेस्ट किया। CJP है जो, जिससे भी एक तरह से एक ग्रुप बनाकर उन्होंने बच्चों को सपोर्ट किया और जीत हासिल की। जैसा कि देखा कि आपने एजुकेशन मिनिस्टर ने जो है बात ये है कि एजुकेशन यहाँ का प्रॉपर चल नहीं पा रहा। यहाँ जो भी आप जैसे नीट का पेपर हो रहा था वहाँ लीक हो रही थी, तो उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा बच्चों में डिप्रेशन आ रहा था। फिर उसके बाद बहुत प्रेशर, फैमिली प्रेशर, फैमिली बोल रही कि हो नहीं पा रहा है। फिर उसके बाद उनके एजेस के भी बहुत सारे मसले थे। तो ये सारी चीज़ों को देखकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट एक तरह से पीसफुल था, जेन्युइन था, क्योंकि जो और रिज़ाइन जो हुआ है वो मेरे हिसाब से बहुत सही है, क्योंकि रिज़ाइन होना ही था, क्योंकि बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि नीट का पेपर बार बार लीक होता जा रहा है। So you are happy with धर्मेंद्र प्रधान? यस, आई एम वेरी हैप्पी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जीत हुई है, और मैं ये आशा करता हूँ कि ये जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर जो बने हैं वो बेहतर करेंगे इस बार। मैं देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। So what's your opinion? क्या आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से खुश हैं? आपका क्या ओपिनियन है? आपकी क्या व्यू पॉइंट है? मैं खुश हूँ, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टियाँ बड़ी बड़ी, जो ये तो इनके ऐसा समझ लो जिसे चाहेंगे बिठा देंगे, फिर उनका तो वही चलता रहेगा। तो फिर आप क्या चाहते हैं? मतलब आपका क्या ओपिनियन है कि पूरी सरकार बदल जाए या पूरी सरकार को गिरा दिया जाए? जी, ये रिजीम चेंज होना चाहिए, बिल्कुल पूरा सिस्टम ऊपर से ही चेंज होना चाहिए, नीचे से चेंज का कोई मतलब ही नहीं है। तो नीचे से चेंज बीजेपी नहीं आएगी तो कौन आएगा? आम लोग, हम जैसे लोग आने चाहिए। आपका ऐसा क्या क्वालिफिकेशन है कि आपको बीजेपी को हटा के आपको वहाँ पे रख दिया जाए?
आपके देखिए- अंदर कुछ क्वालिटीज़ होगी जिससे आपको लगता है कि अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे रख देना चाहिए, तो क्या क्वालिटीज़ है आप में जो आप अपने आप को वहाँ क्वालिटीज़ ये होनी चाहिए कि सर्व धर्म बराबर होने चाहिए। हमारे जो मतलब देश में जो सब धर्म, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो इसलिए सब धर्म बराबर है हमारे देश में। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी धर्म के साथ। तो मैम अभी ये भी मॉब कोई लिंचिंग भेदभाव होता वगैरह, नहीं है। जी मॉब लिंचिंग वगैरह ये कभी भी देख लो, सबसे ज़्यादा मुसलमानों के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं बट इंडिया तो सेकुलर कंट्री है ना। सेकुलर कंट्री नाम की रह गई, लेकिन बहुत इतना हमारी कंट्री जो है, हमारी इंडिया सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी सारी कंट्री में सबसे अच्छी है हमारी। लेकिन अब जब से ये बीजेपी आई है, इन्होंने बदनाम कर रखा है हमारी इंडिया तो को आप सबसे क्या ज़्यादा। चाहते हैं कि बीजेपी नहीं तो कौन, कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस भी नहीं आनी तो चाहिए, फिर ऐसी क्योंकि तो कोई कांग्रेस पार्टी के है नहीं। अगर बीजेपी नहीं तो कांग्रेस नहीं तो कौन? आम ऐसा- आदमी पार्टी? जी नहीं, हम युवा Democracy में तो BJP युवा का ही पार्टी आनी चाहिए अब। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि हमें एक नई युवा पार्टी बनानी चाहिए जी। जिसमें अलग से मेंबर्स होने चाहिए, बाकी सब जो इतने सालों से 70 साल से 15 साल से 20 साल से सब कर रहे हैं उन्हें हटा के हम बस युवा पार्टी बना के एक वो करना चाहिए। जी, जो मतलब ये है कि शिक्षा पूरी होनी मिलनी चाहिए, जैसे चाहते हैं हमारे युवा। मतलब जो लाइन लगने लगी हैं अब लंबी लंबी, जहाँ देखो लाइन सही किस चीज़ परेशान की है। लाइन आप बता कभी रहे हैं? बैंकों में जाएं तो लाइन, अब देखो अभी ये बंद कर दिए थे रेलवे स्टेशन, तो मैंने देखा इतनी लंबी लाइन लग रही है वहाँ पर जैसा कि आपने टिकट अभी के लिए। बोला कि सेकुलर कंट्री है, तो सेकुलर कंट्री में लाइन तो लगेगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदू है तो उसके लिए एक लाइन बना दिया नहीं। जाए, या मुस्लिम है तो एक चीज। जब सारे लोग एक जगह पे पब्लिक प्लेस पे इकट्ठा होंगे तो लाइन भी लगेगी, भीड़ भी होगा, लोग भी आएंगे, देश का हर कोई रहेगा वहाँ पे। लाइन लगने का मतलब ये नहीं है, जैसे मान लो कि अब कर्मचारियों की तो 10 की ज़रूरत है, आपने 2 लगा दिए, तो फिर तो लाइन, ऐसी लाइन नहीं चाहिए हमें। अच्छा, तो आप मतलब डायरेक्ट सिस्टम पे उंगली उठा रही हैं। हाँ, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जैसे कि मतलब सबको सहूलियत मिले। तो मैडम सहूलियत तो अभी भी सबको मिल रही है, ऐसी कोई कौन सी सहूलियत नहीं है। सहूलियत देखो चाहिए युवा आपको? अपने रोजगार से परेशान है, युवा अपने देखो सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं जब उन्हें काम नहीं मिलता। एजुकेशन से अब देखो ये नीट का एग्ज़ाम लीक कर दिया तो युवाओं ने कैसे अपनी जान दी, कितनी मेहनतों से उनके माँ बापों ने कमा के उन्हें उनके तो आप सपने पिरोए थे। नीट एस्पिरेंट और गवर्नमेंट करप्ट एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहे हैं, आप तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि डायरेक्ट पूरी सरकार ही गिरा देनी चाहिए, सरकार जो से कि ही- गलत है ना। गलत नहीं है, सरकार से ही तो जुड़ा हुआ मामला। ये कोई हम जैसों का काम थोड़ी है कि लीक कर दिया पेपर। तो मतलब इनका कहना है, जी सरकार के तो काम मतलब होते इनका हैं। कहना है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें एक नई पार्टी बना देनी चाहिए जो कि युवाओं की होनी चाहिए। इतने साल से जो बीजेपी काम कर रही है, कांग्रेस काम कर रही है, कोई फ़ायदा नहीं है उन लोगों का। एक नई पार्टी, सो कॉल्ड पार्टी सीजेपी करके बना देनी चाहिए, जिसका कोई मोटिव नहीं है, जिसमें लोग आएंगे बस और उन्हें नए नए मेंबर्स बना देने चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देने चाहिए और एमएलएस बना देने चाहिए। नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। राजनीति खत्म करनी है अब। राजनीति जो होगी, राजनीति अगर खत्म हो जाएगी ये तो मैडम राजनीति- चलेगा कैसे मतलब देश? ये राजनीति नहीं चाहिए ऐसी, ये जी नाम की बोल राजनीति उसे कहते हैं, सिर्फ राज करना। चाहे कोई मर रहा है, भूख से मर रहा है, तड़प रहा है, मरने दो, हमने तो राज करना है बस। सिर्फ नहीं, सिस्टम चेंज, जब सिस्टम चेंज हो जाएगा तो राजनीति इस तरह की होनी चाहिए। तो सिस्टम चेंज होने के लिए मतलब आपका कहना है कि बीजेपी सरकार ही गिरा देनी चाहिए। जी, बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। हम ऐसा कोई है कि जी। मतलब ना कि मतलब वो सही है। अब युवा हम खड़े होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब इनका कहना है कि बीजेपी को गिरा के इन अकेले को खड़े कर देना चाहिए, क्योंकि ये पूरा सरकार चला सकती है, इनके अंदर पूरी कैपेबिलिटी है कि ये पूरा सरकार चला लेंगी अकेले, और इनके साथ जो भी इनके घर के युवा होंगे वो भी पूरा सरकार चला देंगे। दैट्स इट। नहीं, अगर मैं भी एक बार ये कह रहा हूँ कि जो मोदी जी ने जो अपने कहना चाहिए 2014 में मैनिफेस्टो में जो उन्होंने वायदे किए थे वो इम्प्लीमेंट करते। मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोज़गार देने के लिए कहा था, 15 लाख उन्होंने हर खाते में जाने के लिए कहा था। वो हमारे 15 लाख हर व्यक्ति को, कोई भी कहना चाहिए हो, किसी समाज का भी हो, 15 लाख डाल दें, 2 करोड़ हमारे युवाओं को रोज़गार दे दें। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अपने वायदे से कितने उन्होंने वायदे निभाए हैं
अगर आप लोग उनके कोई भी आपके कहना चाहिए उनसे सहमत रखते हो तो बता दें कि उनके 4 कोई वायदे गिना दीजिए कि उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में 2014 में आने के लिए जो उन्होंने वायदे किए थे हम लोगों के साथ, क्या वो उसके ऊपर कायम हैं? अगर वो कायम है तो मोदी जी से अच्छा कोई भी राजनीति नहीं है। 18 घंटे सोते हैं, वो जो कुछ भी हो, वो 18 घंटे काम करते हो, 24 घंटे 26 घंटे काम करते हैं, हम उनके आभारी हैं। वो अपने वायदे पूरे करते हैं। बस एक बात है, अगर कहना चाहिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन था, वो अगर एक ही बात रखते, उन्होंने सिर्फ प्रधान का धरना प्रदर्शन तो बच्चों के लिए हुआ था ना, नीट स्टूडेंट के लिए हुआ था, ना कि ये सरकार गिराने के लिए। सही करने के लिए कहा था, प्रधान का ले लिया उन्होंने इस्तीफा, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन तो मतलब आप खुश हैं? ही होगा, तो मतलब आप खुश हैं? नाम बदला हुआ होगा, वो प्रधान ही होगा। तो फिर आप क्या चाहते हैं कि मोदी जी अपनी सरकार ही मोदी जी ने जो वायदे किए थे हमारे युवाओं के साथ, हमारे भारतीय सभ्यता जो भारतीय वासी हैं उनके साथ जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे करते। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, कोई बुरे तो अभी आपने जैसा कि बोला मोदी मीडिया को गोदी मीडिया, ठीक है, मैंने मान लिया, सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? गोदी मीडिया के बारे में बताना है कि आप लोग बार बार मोदी जी की साइड ले रहे हो। ये जो युवा ये यहाँ पे कोई किसी की साइड नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे एक्चुअल फैक्ट लेडीज अकेली लेडीज को बता रहे हो, सिस्टम की होगी बात। तो आप बार बार बोले मोदी जी घर चला लेंगे, वो चला लेंगे। अगर वो लेडीज एक सेकंड पहले तो एक करके, अगर वो लेडीज ये गवर्नमेंट चला लेती ना तो उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो घर पे बैठ के कर देती कि हाँ चलो आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कर दिया, ये हो जाता। ये मोदी जी 5 बार बोली है कि इनको पार्टी में बना दो। तो मैंने तो कुछ गलत नहीं बोला, उन्होंने जैसा बोला तो मैंने यही बोला कि अगला कोई एमएलए आएगा तो उन्हें बनना चाहिए। बोल रहे थे उन चीजों को, इस्तीफा दे दिया, ठीक है। एक सेकंड, आज देखो पहले तो एक करके बोलिए, मैं सबको एक साथ, मेरे 4 गाने हैं, 2 ही गाने हैं। इनकी जब राय लोगे ना, शायद मोदी जी से ज्यादा ही उम्र के होंगे, मुझे लग रहा है, शायद पढ़े लिखे भी होंगे। आपको पता होना चाहिए कि देश में फ्री स्पीच नाम की भी कोई चीज है। मेरे अपने ओपिनियन है, आपके अपने ओपिनियन है, मैं तो आपके पास भी आई ना आपके ओपिनियन जानने के लिए। मेरे पे चढ़ने की तो कोई बात ही नहीं है। आप तो बोल रहे हो ना, हमें बोलने भी नहीं दिया जा रहा। तो आप पता आपके सामने बोल रहे हैं, फिर आप आज क्यों संकीर्ष से करेंगे? आप बताओ हमें, क्यों संकीर्ष से करेंगे? करंट गवर्नमेंट से करेंगे या फिर आप किसी और से करोगे? आपका फर्ज क्या है अभी बताओ, आपकी ड्यूटी क्या है? हम आपको बोलेंगे कि अगर राइट्स नहीं मिलेंगे तो आप खुद बताइए, जो हमारे राइट्स हैं, हम अपने एजुकेशन के लिए नहीं लड़ सकते तो क्या फायदा? यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक बात होती है, मेरे अपने ओपिनियन थे जो कि मैंने वहाँ पे बताए, ठीक है। मैं नहीं आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरा अलग अलग ओपिनियन, आपका अलग ओपिनियन, ये हो सकता है, नॉर्मल सी बात है। हम एजुकेशन की साइड है, किसी बात है, मैं एजुकेशन की वो क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। आप बताइए, आप मेरे विचार ये है कि ये हो रही है ना, आज ये वो डायमेंशन है पावर की, वो लूटेगी, एक्सप्लॉइटेशन करेगी जनता का। हम क्यों नहीं करेंगे करंट गवर्नमेंट से, ना कि उस गवर्नमेंट से। फिर आप चाहते हैं मैम, हमारा काम है सवाल पूछना और हम पब्लिक करंट गवर्नमेंट से, ठीक है, और गवर्नमेंट का काम है अपनी अकाउंटिंग देना, ठीक है, सारी रिपोर्ट तो अकाउंटेबिलिटी तो दोनों साइड से होती है। हाँ, दोनों साइड से नहीं होती, हमारे साइड हम ही पूछेंगे क्योंकि हमने वोट दिया है, हमने चुना है, हमारे राइट्स है। मैं तो स्टार्टिंग से प्रोटेस्ट में हूँ ना, मैं भी तो उसी साइड से हूँ ना। आपको स्टूडेंट का बात है, गवर्नमेंट से मिस्टेक हुआ है ना, आपको गवर्नमेंट के सामने सवाल करना है ना कि पेपर लीक 23 लाख बच्चे जो एग्जाम दिए, पेपर लीक हुआ है, इसमें से 18-20 बच्चे जो मारे। वेट देखिए, जो सरकार सत्ता में है, जवाबदेही वही है। आपने कहा दोनों साइड की, दोनों साइड का क्या मतलब है? पब्लिक की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पब्लिक है, हमने उन्हें चुना, हमारी रोड पर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें वायदे सत्ता में आने के बाद आप उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते इसके लिए कि आप क्या कर सकते हो आने के बाद। ये मैंने उन्हें अपना सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू बताया था, जिससे वो नहीं मैडम ये बात ठीक बोल रही है कि हमारा भी फंडामेंटल क्या है ना, राइट्स और ड्यूटीज भी है।
ड्यूटीज में ये है कि हम लोग क्या है पीसफुली प्रोटेस्ट करें, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना करें। ये है, आपने कहा ना ड्यूटी के बारे में, हमारी जिम्मेदारी भी है। 51A के अंदर आर्टिकल्स में जो इंदिरा गांधी जी ने 1976 जोड़ा था, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज भी है हमारी, बट हम लोग उसी ड्यूटीज को भी क्या है एक अकाउंटेबल रखते हैं। जो भी हल्ला हंगामा हो या फिर क्या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज उन्होंने नहीं किया, हम लोग सिंपल क्या सरकार से क्या मांगे, रिजाइन, क्योंकि वो अकाउंटेबल हैं। आपके तो मतलब रेजिग्नेशन हो गया, अब तो हम लोग हैप्पी होने चाहिए। हाँ हैप्पी हैं, खुश हैं हम लोग। फिर भी अगर देखिए ये तो 0.001% है मैम। नहीं, अगर देखिए अब जो भी आएगा, अब अगला भी तो देखिए, इनको ये पूछो कि डंडे मारे थे स्टूडेंट को, वो किसने मारे थे, किसके कहने पर? रिजाइन, धर्मेंद्र प्रधान, मैं तो उन्हीं की साइड से बोल रही अच्छा उनकी साइड से रिजाइन करने, हमारी साइड से बोल रहे हो आप? जी हाँ, एटलीस्ट ट्यूशन तो करो उनको, फसल के बाद ट्यूशन करो। रेजिग्नेशन करने से ना गवर्नमेंट कमजोर नहीं होती, गवर्नमेंट इज स्ट्रांग, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस। एग्जैक्टली, एजुकेशन मिनिस्टर उनसे हैप्पी हैं, वो भी तो बीजेपी के ही हैं। कौन बोल रहा है पी? अभी कौन बोल रहा है पी? आगे देखेंगे। दिक्कत बीजेपी से नहीं है, कोई भी पार्टी हो अगर सही से काम करे तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इज नॉट पार्टी, प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम इज नॉट पार्टी। ये बात मैं आप लोगों को यही बोल रही हूँ कि एजुकेशन सिस्टम का कांग्रेस के जमाने में भी होता था, लेकिन अकाउंटेबल तो होगा ना। अगर पेपर लीक हुआ है, अकाउंटेबिलिटी, सरकार को एक महीने वेट क्यों करना पड़ा? 58 रैंक है हमारी। अगर पेपर लीक हुआ है, सरकार को खुद चाहिए था क्या है कि वो उनको रिजाइन करवा दे। यूपीए गवर्नमेंट में क्या है रिजाइन होते थे, बट क्या है अगर पेपर लीक ऐसा तो है नहीं कि पहली बार कोई रेजिग्नेशन हुआ है, उससे पहले भी बहुत रेजिग्नेशन। ये रेजिग्नेशन नहीं, ये रेजिग्नेशन इतने लंबे प्रोटेस्ट के बाद, इतने लोग मार के उसके बाद, ये सरकार को जिस दिन पेपर लीक हुआ था उसी दिन क्या है धरना प्रदर्शन को है, क्या उनको इसके बाद देना चाहिए? इतना प्रोटेस्ट के बाद कर, इसका मतलब क्या है कहीं ना कहीं क्या आप रिजिड है, आप चाहते ही नहीं क्या है रेजिग्नेशन। और गवर्नमेंट क्या बोलती है कि बीजेपी गवर्नमेंट में क्या है पेपर रिजन होता ही नहीं है, ये इस्तीफा दे रहे हैं और बोल रहे हैं पर्सनल रीजन की वजह से, मोरल नहीं ले रहे, मोरल। अगर गवर्नमेंट है तो उसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना कि हाँ पेपर लीक हुआ है, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। आप क्या आप रिजाइन कर दीजिए, बट क्या आप क्या उस पर रिजिड नहीं पेपर लीक करेगा? हमारे सरकार पेपर क्या रेजिग्नेशन नहीं होता है, बाद में आप कर रहे हैं, तो आपका भी पॉइंट हो सकता है, आपका भी पॉइंट हो सकता है। देखिए डेमोक्रेसी में क्या डिस्टेंट होता है, आपका अलग पॉइंट है, मेरा अलग पॉइंट होता है, ना आप बोले थे ना हम बोले थे, बट क्या है दोनों के बात को सुनना चाहिए ना, दोनों भाई इन्होंने अपनी क्लिप तो बंद कर दी है, देखे अब बंद कर दिया कैमरा, पसंद आएगा ये वो बनाएंगे। नहीं इनका ये आप ही मॉडरेट हो இப்போ நம்ம களத்திற்கே வந்திருக்கிறோம். களத்தில் இந்தியில் பல்வேறு மக்கள் இந்த கோடி மீடியான்னு சொல்கிறதும், கோடி மீடியாவில் வந்து இந்த இன்க்லாப் ஜிந்தாபாத் சொல்கிறதும் மாறி மாறி அவங்க கருத்துக்களை பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. அதை அப்படியே நம்ம வந்து ஒளிமுறை இல்லாமல் பதிவு பண்ணியிருக்கோம். அது குறித்து நம்ம உச்சநீதிமன்ற வழக்கறிஞராக கூடிய கேஸ்ட்ரோ இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்காரு. அவர் என்ன சொல்றாரு கேட்போம் வாங்க. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். மீடியா பத்தது கோடி மீடியா இல்லை, அப்படி ரெண்டு வகையான பேச்சு போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? இப்போ நம்ம வந்து டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய ஜந்தர் மந்தரில் களத்தில் தான் நம்ம இருக்கிறோம். இங்கே வந்து நம்ம வந்தப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு வந்து கூட்டங்கள் வந்து என்னென்னா வந்து பெருமளவில் வந்து ஒரு பகுதியில் தான் குமிஞ்சிருக்கிறாங்க, பெரும்பகுதியில் வந்து இல்லை. ஏன்னா வந்து போலீஸ் வந்து அவ்வளோ அராஜகம் பண்ணி டெல்லி போலீஸ் வந்து எல்லாம் துரத்தி விட்டாங்க. அப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஆளே இல்லாத பக்கம் நம்ம நடந்து போய்கிட்டு இருக்கோம். போகிறப்ப நம்முடைய வழக்கறிஞர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த சட்டக்கல்லூரி தோழர்களையும் கூட வர்றாங்க. அதில் ஒரு RSS பாஜகவை ஆதரிக்கக்கூடிய, மோடி அமித்ஷாவை ஆதரிக்கக்கூடிய, பிஜேபி அரசை ஆதரிக்கக்கூடிய பிரதீஷா என்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோடிக்கு ஆதரவான சில கருத்துக்களை வந்து பதிவு பண்ணுறாங்க. ஆமாம் அப்படின்னு கருத்தை பதிவு பண்ணுறாங்க. பதிவு பண்ணோடனே எங்கிட்டு வந்தாங்கன்னே தெரில. இடதுசாரிகள், வயதானவர்கள், இஸ்லாமியர்கள், எல்லா சமூகத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் வந்து ஒரு பெரும்பான்மையாக திரண்டு மோடியை நாங்கள் கடுமையாக எதிர்க்கிறோம், பிஜேபி அரசு நாங்கள் கடுமையாக எதிர்க்கிறோம், அமித்ஷாவை நாங்கள் கடுமையாக எதிர்க்கிறோம், பிஜேபி அரசு வந்து தூக்கி எறியணும், மோடி அமித்ஷா வந்து நாட்டை வந்து நிர்வாகம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவ்வளோ கடுமையான கருத்துக்கள் வந்து இளைஞர்களும் மாணவர்களும் அனைத்து சமூக மக்களும் வந்து வச்சிருக்காங்க. முதியவர்கள் அதில் பேசியிருக்கிறாங்க, சின்ன வயசு பசங்க பேசியிருக்கிறாங்க. நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள், வீடியோவில் இருக்குது. அது முக்கியமாக படித்த இளைஞர்கள் ஜென்ஜி 2K 90s கிட் பேசியிருக்கிறாங்க. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த பொண்ணு என்ன சொன்னாங்கன்னா, நான் பாஜக அரசு ஆதரிக்கிறேங்க, மோடி அமித்ஷா ஆதரிக்கிறேங்க, எனக்கு வந்து நீட்டை நானா அதில் நான் ஒத்துக்கிறேன்,
ஃப்ளாஸ் நடந்திருக்கு. தர்மேந்திர பிரதான் ரிசைன் பண்ணிட்டார்ல, இன்னும் அவங்க பிரச்சனை அந்த பொண்ணு கேட்குறாங்க. அதுக்கு எல்லாருமே சேர்ந்து அவங்கள கடுமையான முறையில் வந்து அவங்க எதிர்க்கிறாங்க. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, அந்த பெண்மணி அவங்க எதுக்கல, மோடி, ஆர்எஸ்எஸ், பாஜக, அமித்ஷா ஆட்சி அதிகாரத்தை இருக்கக்கூடாது, தூக்கி பிடிங்கி எரியணுன்றதுல ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களும் ரொம்ப உறுதியா இருக்காங்கன்றது டெல்லியில லைவாவே நீங்க பாத்துட்டீங்க. அவங்க பெல்ட் தான் கவு பெல்ட், வடக்கு பெல்ட், டெல்லி பெல்ட், வடக்கன் பெல்ட், நம்ம 1000 கிண்டல் பண்றோம். நம்ம அந்த பெல்ட்லயே மோடிக்கு எவ்வளவு எதிர்ப்பலை இருக்குன்றத லைவா ஸ்பாட்ல ஜந்தர் மந்தர்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்றோம். டெல்லியில வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்றோம். இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. பெரும்பான்மை கோஷங்கள் என்ன எழுப்புறாங்க பாத்தீங்களா? இன்குலாப் ஜிந்தாபாத், இடதுசாரி கோஷங்கள், கம்யூனிஸ்ட் கோஷங்கள், முற்போக்கு கோஷங்கள், அம்பேத்கர், பெரியாரை, மார்க்சிய கருத்தில் சார்ந்த கோஷங்கள் தான் வட இந்திய இளைஞர்கள் நீங்க எழுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டான். அப்ப இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க, வட இந்தியாவும் விழித்து கொண்டது, வட இந்தியாவும் புரிந்து கொண்டது. இனிமேல் வந்து நம்ம வந்து இந்த பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ், மோடி, அமித்ஷா அதையா தூக்கி எரியலைன்னா இந்தியாவே மொத்தமா நாசமாயிரும்ன்றத மக்கள், வட இந்திய மக்களே என்று புரிந்து கொண்டார்கள் என்பதை டெல்லியில ஜந்தர் மந்தர்லயே நமக்கு ஒரு சாட்சியா நீங்க நம்ம பார்த்துட்டோம். என்னன்னா இங்க வந்து ஃபேர் நீட்டு, பேன் நீட்டுங்கிற கோஷம் எழவில்லை. இப்போ தர்மேந்திர பிரதான் மட்டும் பதவியில் வேணா போதுமானதா? இப்ப ஃபேர் நீட்ன்றதையும் கடந்து அவங்க பேன் நீட் தான் இப்ப எல்லாருமே சொன்னாங்க. மெஜாரிட்டி நீட்டே கடுமையா அவங்க எதிர்க்கிறாங்க. நீட்டே எங்களுக்கு வேண்டாம், நீட்டே எங்களுக்கு தீட்டுன்ற மாதிரி தான் வட இந்தியாக்காரங்களும் பேசுறாங்க. இப்ப என்னன்னா, மோடி, ஆர்எஸ்எஸ், பாஜக, அமித்ஷாவின் மூலமா இந்த நாடு எவ்வளவு மோசமா இருக்குன்றத மக்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அவர்களுக்கான காலங்கள் என்னப்படுகிறது, விரைவில் தூக்கி எரியப்படுற அதிகாரத்திலிருந்து நல்லா தெளிவா தெரியுது. பாருங்க, எல்லாருமே வந்து மோடி, அமித்ஷாக்கு எதிராக தான் கோஷப்படுறாங்க, ஆர்எஸ்எஸ், பாஜக எதிராக தான் கோஷப்படுறாங்க. நீங்களே பாருங்க. இவங்க எல்லாருமே பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ், மோடி, அமித்ஷா பதவி விலகு, உடனே நீ பதவி விலகு அப்படின்றாங்க. நான் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக ஏத்துக்க மாட்டோன்றாங்க. அவங்க பாருங்க நீங்க. இப்ப என்னன்னா, மோடிக்கு ஆதரவா யாரு பேசினாலும் அவங்கள கோடி மீடியா அப்படின்றாங்க. ஸோ அதில் வந்து எந்த லெவலுக்கு இந்த நாடு மோசமாக போயிருக்குன்னு இதுல தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இதுதான் நம்ம களத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதை வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் இன்று நீங்கள் பற்ற வைத்த நெருப்பு என்பது இந்த இந்தியா முழுக்க பரவி இருக்குது என்பதை நம்ம இதுலேருந்து தெரிய முடிகிறது. விரைவில் மோடி, அமித்ஷா, ஆர்எஸ்எஸ், பாஜக ஆட்சியாளர் தூக்கி எறியப்படுவார்கள். அதையும் விரைவில் இந்த இந்திய மக்களே செய்வார்கள் என்பது 2029 நடக்க தான் போகுது. காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வலுவடையும். இந்த போராட்டம் இன்னும் நிறைய போராட்டம் நடக்கும். அவ்வளோ ஈஸியாக மோடி, அமித்ஷா, ஆர்எஸ்எஸ், பாஜக தப்பிக்க முடியாது என்பது இதுல நல்லா தெரியுது. வட இந்தியர்கள், கவுபெல்ட்டை சேர்ந்தவர்கள், டெல்லி மக்களே இன்னைக்கு மோடி, அமித்ஷா, ஆர்எஸ்எஸ், பாஜக எதிராக திரும்பிட்டாங்கன்றத லைவா நீங்களே பாருங்க, நீங்களே பார்த்துருங்க. இல்லை என்ன விஷயம்னா, நம்ம வந்து பொதுவாக தான் இதை எடுக்க வந்தோம். ஆனால் என்னன்னா, நம்ம மீடியாவை அறக்கலத்தை பார்த்துட்டு அவங்க கோடி மீடியா, அந்த பெண்மணி வந்து நமக்கு மொழி தெரியாதனால அந்த பெண்மணி எடுக்க வச்சோம். இவங்க கோடி மீடியா நினச்சிக்கிட்டு எதிராக இடதுசாரி எல்லாம் கோஷம் வச்சாங்க. உள்ளபடியே ஆழமாக யோசிக்கிற பொழுது இரு குரூப் இருக்காங்க. ஆனால் அது பெரும்பான்மையாக இடதுசாரிகள், குறிப்பாக முற்போக்காளர்கள், மதத்துக்கு எதிரானவர்கள், நீட்டு உண்மையில கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடிய எண்ணிக்கைங்கிறது உண்மையிலே களத்தை வந்து பார்க்கலாம் அதிகமாக இருக்கிறது. அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம்னாக்க இந்த நடந்த போராட்டங்களோட வெற்றி என்பது இது ஒரு தற்காலிக வெற்றி. அதாவது நீட்டே மோசடிங்கிறதே நம்மளுடைய பாயிண்ட். ஆனால் உள்ள தேர்வு குளறுபடி மட்டும் போதுன்னு சொல்றாங்க. அது அவசியம் இல்லை. அதை தாண்டி குறிப்பாக தமிழ்நாடு எழுப்பிய குரலை இந்த காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டி நிச்சயமாக எழுப்பும். அந்த நாள் நிச்சயமாக விரைவில் வரும்னு நினைக்கிறது. ஏன்னா இங்க மக்களுடைய கொந்தளிப்பை பார்க்கும் பொழுது அது நிச்சயம் நடக்கும் என்று தான் தோன்றுகிறது.